नमस्ते। कोई पूछे कि बिहार के विधानसभा चुनाव की अखिल भारतीय पैमाने में सबसे बड़ी खूबी क्या है, तो जवाब है प्रचार अभियान। बिहार में प्रचार का एजेंडा देश के हालिया तमाम चुनावों से अलग रहा। कैसे? दरअसल विपक्ष के 30 साला नौजवान नेता ने वह एजेंडा बनाया जिससे पूरा प्रचार अभियान उसके इर्द गिर्द सिमटा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले मौजूदा सुर्खियों का सच अजीत द्विवेदी से मेरी इस बातचीत से जाने। अजीत, आज तो कुछ चौंकाने वाली सुर्खियां बनती हुई लगती है। जी, आज सुर्खियों के पीछे का मनोभाव क्या है? एक तो सबसे पहले एक जो टाइमिंग है उसके हिसाब से लग रहा है उन्होंने आज आखिरी चुनावी सभा थी, आखिरी चरण के चुनाव प्रचार की आखिरी चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला कह के उन्होंने लोगों से हाथ जोड़े। धमदाहा में ये रैली कर रहे थे, वो सीमांचल का इलाका धमदाहा में वो रैली कर रहे थे। तो ये चौंकाने वाली बात ये थी, इस तरह से अभी इसकी कोई चर्चा नहीं थी, अभी कहीं इस बात का कोई संकेत नहीं था कि नीतीश कुमार अभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो बहुत सक्रिय हैं, फिट हैं और सब तरह से वो चौकन्ने हैं, चुस्त दुरुस्त हैं। तो इसलिए ये चौंकाने वाला एक तो है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये अब उसकी एक व्याख्या तो सीधे सीधे ये है कि अभी इस चुनाव में वो पहली बार ऐसा हुआ है अपने जीवन में कि वो इस बुरी तरह से फंसे हैं। चौतरफा अपने सहयोगी की तरफ से दबाव में हैं, अब विरोधी उनके ज्यादा आक्रामक हैं। जिस बिहार के लोगों ने उनको इतना प्यार दिया, वो आज उनको नापसंद कर रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अलोकप्रिय हो गए हैं उनको। तो एक ये भावनात्मक दाव चलने का एक हो सकता है कि आखिरी दिन हम अब 78 सीटों के जो चुनाव हैं उसमें हम एक मतदा वो अपना भावनात्मक दाव चले, जिससे वो जो नुकसान अगर कुछ हुआ है तो उसकी भरपाई हो सके। इसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो पत्र लिखा है उसका भी ऐन वक्त पर, उसका क्या मतलब है फिर? हाँ, उससे भी अगर दोनों को आप मिला दें, नीतीश कुमार की इस भावनात्मक अपील को और प्रधानमंत्री की एक भावनात्मक चिट्ठी को, तो यही निष्कर्ष निकलता है। अभी जब 165 सीटों के चुनाव हो गए और चिट्ठी नहीं लिखी, तो बचे हुए 78 सीटों के लिए चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? नहीं तो इसका मतलब ये कि ये राउंड भी जो है बहुत गंभीर है और ये बहुत एनडीए के लिए बहुत निर्णायक है। ये भी राउंड काफी काफी क्रूशियल हो गया है और पहले 2 राउंड को लेकर के लगता है कि अच्छी रिपोर्ट नहीं मिली है आपको, या आप बहुत भरोसे में नहीं है। पहले चरण में आपने चिट्ठी नहीं लिखी, दूसरा चरण 94 सीटों का बहुत बड़ा था, आपने नहीं लिखी चिट्ठी, न कोई ऐसी इमोशनल अपील की। अब आखिरी चरण में जिस दिन नीतीश कुमार की इमोशनल अपील आई, उसी दिन प्रधानमंत्री की एक इमोशनल चिट्ठी हुई और उसमें उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार क्या क्या काम कर रही है, क्या क्या करेगी, आप एनडीए को एक बार फिर से सत्ता दे, सरकार चलाने का मौका दे। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट है। नहीं, लेकिन इससे ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार ऐसे वक्त में संन्यास लेने की बात कह रहे हैं, तो इसका जनता में या विरोधी खेमे में हौसला बढ़ भी सकता है इससे, और ये कि उनकी हवा बिगड़ भी सकती है। ये तो एक उल्टा भी दाव पड़ सकता है, वोट सहानुभूति के बजाय या उसके बजाय इसका उल्टा भी असर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तेजस्वी का और उनका किसी का कोई रिएक्शन है? इस पर सबसे पहला रिएक्शन जो है, और जो आप कह रहे हैं इस तरह से मिलता जुलता रिएक्शन चिराग पासवान ने दिया है, और उन्होंने बड़ी मार्के की बात पकड़ी इसमें। उन्होंने कहा कि देखिए अभी इस बार तो अपने 5 साल जो राज किए उसका हिसाब दिए नहीं, और कह दिए कि मेरा आखिरी चुनाव है, इसका मतलब कि 5 साल बाद हिसाब देने भी नहीं आएंगे कि 5 साल में अभी क्या करेंगे, उसका हिसाब किससे लेंगे हम लोग अगली बार। तो उन्होंने लोगों को कहा कि भाई अब ये तो गए 5 साल का हिसाब देने ही, जब इनको नहीं आना है तो इनसे हम लोग किससे हिसाब मांगेंगे, न ये रहेंगे न इनकी पार्टी रहेगी। तो ये इशू बन सकता है कि जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी पार्टी भी क्या करेगी, और आप अगली बार जब चुनाव में ही नहीं आएंगे तो हम आपके किससे जवाब मांगेंगे। ये बात हो सकती है वहां। लेकिन क्या जवाब तो जवाब तो लोकल जो विधायक है उसको देना होगा, वो तो नहीं जा रहा है उनके यहाँ से निकल करके। तो अभी इशू इसको देखना है कि अपोजिशन कैसे प्ले करता है इसको। इसके अलावा अगले चरण की तैयारी में क्या कुछ कुछ प्रशासकीय कोई ऐसी घोषणा या कुछ सीमांचल वाला इलाका है, कुछ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, वोटों की ध्रुवीकरण की, क्या किसी तरह की कोई खबर चर्चा? नहीं, ये तो ये चरण ऐसा है जिसमें पहली बार नीतीश कुमार ने भी नागरिकता कानून का मुद्दा बनाया, जो अभी तक नहीं बना था। वहां हम लोगों को पहले से लग रहा था कि ये बन सकता है, इशू बड़ा इशू है, लेकिन नहीं बना। इस चरण में आकर के वो इशू बना। नीतीश कुमार ने कहा कि किसमें दम है कि कोई अपने देश के नागरिक को निकाल दे। मतलब उन्होंने एक लाइन ली जो बीजेपी की लाइन से अलग है। बीजेपी के लोग
उन लोगों ने भी कहा कि हम सीए और एनआरसी लागू करेंगे। उस बीच नीतीश कुमार ने कहा कि कोई दम नहीं है, मेरे होते कोई नहीं निकाल सकता है। तो एक तरह से, और राहुल गांधी लगातार 2 दिन रैलियां करने गए। प्रधानमंत्री ने जय श्री राम और भारत माता की जय की, जिस पर हम लोगों ने कल अपनी बात खत्म की थी, तो वो स्थिति वहां बनी हुई है। वो अभी दिख रहा है कि दोनों पक्ष उस वोट को गोलबंद करने, एकजुट करने, उसका पोलराइजेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। उस नाते सबसे ज्यादा मुख्य इलाका, अगले चरण का मुख्य इलाका या मुख्य शहर कौन सा होगा, जहां, या मुकाबले वाली सीटें कौन सी जहां सबसे ज्यादा फोकस होगा? सबसे ज्यादा फोकस किशनगंज में होगा। जो किशनगंज लोकसभा सीट है उसकी सारी सीटों पर होगा। किशनगंज से, बिहार में 40 में से सिर्फ एकमात्र सीट है किशनगंज की जो अपोजिशन को मिली है। कांग्रेस पार्टी वहां से जीती हुई है। किशनगंज एकमात्र सीट है 40 में से। लेकिन कांग्रेस ने कांग्रेस का जो एमएलए था किशनगंज से, वो एमपी हो गया और वो सीट खाली हुई, तो उपचुनाव में वो सीट ओवैसी की पार्टी ने जीत ली। तो सबसे ज्यादा जो वोट का बंटवारा भी हो सकता है, या जहां दिलचस्पी है, वो किशनगंज की सीटें हैं, क्योंकि उसमें वहां सभी के ज्यादातर जो 3 पार्टियां लड़े, सबके मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो वहां वोट बंटने से भी लोगों को खतरा नहीं दिख रहा है कि हम इसको नहीं तो इसको, ये सब एक ही तरह के कैंडिडेट हैं। लेकिन उसके अलावा जहां धमदाहा में नीतीश कुमार ने आज अपनी आखिरी सभा की, या जो रानीगंज, ठाकुरगंज, बिहारीगंज, बहादुरगंज, इस तरह की तमाम सीटें जो वहां पूर्णिया में या सुपौल में, कटिहार में, किशनगंज में, सब बहुत कांटे की लड़ाई वाली सीटें। मतलब सचमुच में वहां कल मतदान प्रतिशत भी परसों ज्यादा हो सकता है, और उसके साथ में वहां कई कोणीय मुकाबले में बहुत कांटे की बहुत लड़ाई होगी, क्योंकि वहां पप्पू यादव का अलायंस भी है और उपेंद्र कुशवाहा और उसका भी, तो ये एक तरह से बहुकोणीय, बहुत ही कांटे की लड़ाई वाला का चरण है ये। जी जी, ये जो 78 सीटें हैं, इसमें पिछले जो 15 के चुनाव में सबसे ज्यादा पोलिंग यहाँ हुई थी। 61% पोल हुए थे। तो इसलिए यहाँ ज्यादा पोलिंग होने की संभावना इस बार भी है। और इस बार तो, और जैसे अभी तक नरेंद्र मोदी को अटैक नहीं कर रहे थे तेजस्वी यादव, एक बड़ी सुर्खी ये बनी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। तो इस नाते भी इस बार का चुनाव, वहां इस चरण की 78 सीटों पर चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। अगले 24 घंटे में कुछ होता हुआ लगता है उससे, मतदान के दिन से पहले? नहीं, अब उस तरह का कोई तनाव होने के टाइम अब चला गया है कि चुनाव के पहले कोई तनाव हो जाए किसी तरह का। लेकिन वैसी सुरक्षा बल भी चौकस है, सारी तैयारियां भी पार्टियों की अपनी हो चुकी है। तो अब आज प्रचार बंद होने के बाद जो डोर टू डोर कैंपेन है वो चलेगा अगले 24 घंटे, और इस पर चर्चा होगी कि नीतीश कुमार ने जो अपना दाव चलाया आखिरी चुनाव का, या प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है, तेजस्वी ने जो अपनी लड़ाई मोदी से बताई है, इन सब पर चर्चा का दिन होगा कल। अब जिस मुद्दे पर आज चर्चा है उस पर पहले सुना जाए यह खरा खुलासा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव के पहले 2 चरण में जो नहीं किया था वह तीसरे चरण से पहले कर दिया। उन्होंने तीसरे चरण का प्रचार बंद होने से पहले ही एक सभा में कहा कि अब उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है। तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए होने वाले मतदान से ठीक पहले तेजस्वी का यह कहना बहुत मायने वाला है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी के 1/4 के करीब है, और साथ ही इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम उम्मीदवारी भी है। तो नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं। तो मुस्लिम वोट न बटे, इस चिंता में तेजस्वी ने यह बयान दिया। क्या इस तरह का बयान देकर तेजस्वी ने रणनीतिक गलती कर दी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण महागठबंधन के पक्ष में होता है तो संभव है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी एनडीए के और खासकर भाजपा के पक्ष में। तेजस्वी यादव अपने मुस्लिम यादव और कुछ राजपूत वोट के दम पर सीमांचल का मैदान मार लेने के भरोसे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम वोट नहीं टूटने पर ज्यादा ध्यान दिया। दूसरी ओर भाजपा के नेता जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे पर ध्रुवीकरण करा रहे हैं, जिससे मतदान से पहले उलटफेर की संभावना बनी। तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल वाला दांव भी तीसरे चरण से पहले चला। हैरानी है कि उन्होंने पहले यह दांव क्यों नहीं चला। केजरीवाल की पार्टी इस बार बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही, तो वे उनके नाम का इस्तेमाल कर सकते थे। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग केजरीवाल की तरह क्लीन स्लेट चाहते हैं। वे अपने को बार बार कोरा कागज या क्लीन स्लेट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर जनता जो चाहेगी वही इबारत लिखी जाएगी। अब तक बिहार के चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून सीएए का मुद्दा नहीं बना था। चुनाव से पहले लग रहा था कि भाजपा शायद अपने सहयोगी नीतीश कुमार की वजह से इसे मुद्दा नहीं बना रही, पर तीसरा चरण आते आते नीतीश ने खुद ही इसे मुद्दा बना दिया।
उन्होंने सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाके किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया आदि इलाके की सीटों पर मतदान से पहले नया बिहार बनाने का वादा करते हुए उन्होंने सीएए का मुद्दा उठाया और चुनौती देते हुए कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है जो बिहार के किसी नागरिक को देश से बाहर निकाल सके। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में कम और सीमांचल के इलाके से सटे पश्चिमी बंगाल में ज्यादा सीएए का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या गजब बात है जो एनडीए ने अपना प्रचार लालू यादव की राज, जंगल राज, लालू परिवार पर निजी हमलों पर केंद्रित रखा, जबकि महागठबंधन, तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर फोकस करके प्रचार किया। उससे सारा नैरेटिव व हल्ला रोजगार पर केंद्रित हुआ। हिंदू मुस्लिम, सुशासन, कानून व्यवस्था, पाकिस्तान और चीन जैसी कोई तुरुप लोगों को पसंद नहीं आई। मतलब एजेंडा बेरोजगारी का सेट हुआ तो दूसरा कोई एजेंडा बन नहीं पाया। ऐसा कैसे हुआ? या यह माना जाए कि एनडीए का एजेंडा पहले से ही लोगों के जहन में है तो तेजस्वी का एजेंडा कुल मिलाकर हवा हवाई है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त हैं। जयशंकर जी नमस्कार। नमस्कार। जयशंकर जी, बिहार का चुनाव अब समापन की ओर है। इस पूरे चुनाव में, चुनाव के प्रचार अभियान में आपको सबसे ज्यादा गौरतलब, सबसे ज्यादा अनहोनी, सबसे ज्यादा दिलचस्प बात क्या समझ में आई? देखिए व्यास जी, पहली बार तो यह है कि ये चुनाव हमको लगता है कि आजाद भारत का पहला चुनाव है जिसमें कोरोना जैसी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहा है। लॉकडाउन तो अभी नहीं है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग या उसके नाम पर जो जिस ढंग से हो रहा है, तो एक अनहोनी बात यह है कि ये कोरोना काल में चुनाव अभियान चल रहा है। दूसरा ये है कि पहली बार विपक्ष जो है सरकार को विकास के और बेरोजगारी के और महंगाई के सवाल पे कटघरे में खड़ा करने में सफल रहा है। पहली बार विपक्ष ने, जैसे तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं या नेता हैं, उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, उन्होंने महंगाई को मुद्दा बनाया, उन्होंने किसानों की बदहाली को मुद्दा बनाया, उन्होंने कोरोना में जो अप्रवासी बिहारी हैं जो बाहर से आए, पलायन कर गए थे और जो कोरोना काल में अपने गांव घर को लौटे हैं, उनकी जो दुर्दशा हुई है उसको उन्होंने इशू बनाया और उस पर सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में घिरती गई और उस पर उन्होंने जो ये कह दिया कि हम पहली कैबिनेट के फैसले से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब नतीजा क्या हो गया कि इस पर जो आमतौर पे 2014 के बाद से मोदी जी या भाजपा के लोग या सत्ता पक्ष बाद में उनका जो रहा, वो अपना एजेंडा सेट करते रहे और विपक्ष के लोग उस पर रिएक्ट करते थे। लेकिन इस बार पहली बार विपक्ष ने एक एजेंडा सेट कर दिया जिसपे उन्होंने, अब जैसे नीतीश कुमार जी हैं, सुशील मोदी जी हैं या बीजेपी के और लोग हैं, कहने लग गए कि साहब ये नौकरियां तो बांट रहे हैं रेवड़ी की तरह से, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे? तो वो जेल से लाएंगे क्या? चारा घोटाले का जो जमा है वो पैसा लाएंगे क्या? कहाँ से लाएंगे पैसे? इस तरह की बातें करने लगे। वो ये नहीं बता पा रहे थे कि हम 15 सालों में हमने लोगों को कितनी नौकरियां दी, नौकरी की जरूरत है कि नहीं है। अगर 15 साल में हमने दे दिया होता तो फिर ये बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने कहा। अब दूसरी तरफ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी रैलियां की हैं इस बार। एक तो ये कहना चाहूंगा कि एक चुनाव आयोग को इस बात को देखना चाहिए कि जिस दिन मतदान होता है उसी दिन उसी जिले के या उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी और सेगमेंट से वो या विपक्ष का भी कोई भी नेता भाषण करता है। तो इस पर कभी एक बार विचार करना चाहिए चुनाव आयोग को कि ये जायज है कि नहीं है, क्योंकि वो चुनाव को तो प्रभावित करने की बात होगी। लेकिन जयशंकर जी मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री के प्रचार, उनकी जनसभाएं या भाजपा और एनडीए का जो नैरेटिव है, जो उनका एजेंडा है, वो एजेंडा और वो नैरेटिव क्या आप मानते हैं कि बिल्कुल ही अब बिहार में क्लिक नहीं हो पाया और उसकी जगह पूरा एजेंडा एक तरह से हाईजेक, जो दूरी बने रहे तो वो दूरी बेरोजगारी का मुद्दा ही रहा? बिल्कुल रहा। देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई कि मोदी जी ने इस बार जो है अपने चुनाव अभियान में बहुत ही आक्रामक था उनका, बहुत जगहों पे गए वो, लेकिन बिहार के मसलों पे उन्होंने चर्चा बहुत कम की। नहीं, बिहार के मसलों में नहीं, बिहार के मसलों में ये कि भले जंगल राज की याद दिलाना हो या भले लालू राज की याद दिलाना हो,
लेकिन बिहार के कोर में, मंडल राजनीति के कोर में तो यही मुद्दे हैं। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ व्यास जी कि एक तो उन्होंने कभी पुलवामा की बात की, कभी चीन में गलवान घाटी के बारे में बात की, कभी ये अपना जंगल राज की बात की, परिवारवाद की बात की, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपने 6 सालों के भीतर जो उन्होंने काम किए हैं, जो उपलब्धियां उनकी रही हैं, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की उन्होंने बात कही थी, या बिहार में, इसी बिहार के आरा जिले में उन्होंने 2015 में जो 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात की, इन सब चीजों के बारे में कोई उन्होंने चर्चा ही नहीं। और जगह जगह जो है उनको 15 साल पहले का जंगल राज याद रहा, लेकिन उनको इस बात का याद नहीं रहा कि चुनाव के दिन ही मुंगेर में लाठी और गोली चली, पुलिस के द्वारा दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे लोगों पे बर्बर लाठियां चलाई गई, गोली चली, एक आदमी मारा भी, एक मर भी गया। उसके बारे में उनको कोई समझ में नहीं आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका संरक्षण गृह में 30 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए, जबरदस्ती हुई, यौन दुष्कर्म हुए, बलात्कार की घटनाएं हुई। उस मामले में जो अभियुक्त था, उसकी पत्नी को उन्होंने, पहले तो नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया था और उसी को फिर टिकट लाके दे दिया। अब उस टिकट उम्मीदवार हो गई, उसके पक्ष में भी मोदी जी ने भाषण किया, तब उनको याद नहीं आया कि ये जंगल राज का प्रतीक है कि नहीं है। बिहार में आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन ये हत्या हो रही है, अपहरण की घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं है। आप चारा घोटाले की बात कर रहे हैं, लालू यादव को बार बार कहते हैं कि चारा घोटाला है, ये किया वो किया, ऐसा दिन आने वाला है, फिर से आने वाला है। लेकिन उसी चारा घोटाले के एक अभियुक्त हैं जगदीश शर्मा, उनके बेटे को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है, राहुल शर्मा को जहानाबाद से। जी जयशंकर जी, आपकी इस बात से दो बातें, एक तो बहुत ही अहम बात निकल के आती है कि मोदी सरकार के पास भी 6 साल के राजकाज में कोई आर्थिक उपलब्धि, कामकाज की उपलब्धि की ऐसी बात नहीं है जिस पर एजेंडा सेट हो सकता हो। नंबर एक तो ये, और नंबर दो बात आपसे जो निकल के आती है वो ये कि बिहार की जो समस्या है, या बिहार की खुद कानून व्यवस्था की, और ये जो है इसके ऊपर भी नैरेटिव इनका भी एनडीए का आधा अधूरा था, एक पक्षी था, या उसमें कह सकते छुपाने वाला था। आप 15 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं, 4 साल से डबल इंजन की सरकार भी चला रहे हैं आप, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। केंद्र में आपकी 6-7 साल से सरकार है, उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। आप देखिए कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सुशील मोदी और नीतीश कुमार कह रहे थे ये 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये पैसा कहां से लाएंगे। और उसके अगले दिन भाजपा का जो संकल्प पत्र था उसमें उन्होंने कह दिया कि हम 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। इसका मतलब कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी को भाजपा के नेतृत्व ने भरोसे में नहीं लिया था। अगर भरोसे में लिया होता तो ये बात एक दिन पहले ये लोग नहीं करते। तो इस तरह का जो चला, मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि आप केंद्र में भी सत्ता में हैं और बिहार में भी सत्ता में हैं, और एक 30 साल के बच्चे से आप लड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टरों से लड़ रहे हैं, सारा पूरा मंत्रिमंडल, सारे नेता, सारे जातियों के सब लोग वहां पहुंच गए हैं और तमाम तरह के तालतिक्रम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि भाई 15 साल में हमने ये काम किया था, या पिछले 5 साल में हमने 4 साल में ये काम किया और आगे हम ये काम करेंगे। ये ना बोल करके आप नहीं, जयशंकर जी, इसमें एक ये भी थ्योरी दी जा सकती है, ये कहा जा सकता है कि भाई तेजस्वी ने जो एजेंडा बनाया या तेजस्वी जैसे प्रचार कर रहे हैं, ये मायने वाली बात नहीं। उनके लिए एनडीए, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, भाजपा और जनता दल यू के लिए तेजस्वी का मतलब नहीं, इसलिए वो तेजस्वी के मुद्दे पर क्यों रिएक्ट हो जाता। वो तो अपनी जो उनका एजेंडा है, अपना जो एजेंडा है, जो हो सकता है उनके वोट में क्लिक हो रहा हो। नहीं, तेजस्वी के पर्सनल लेवल पे आप जाकर के जो बातें कर रहे हैं वो भी पर्सनल नहीं, बल्कि उनके परिवार के बारे में, उनके पिता के बारे में आप कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जैसा संजीदा नेता जो है, वो अगर कह रहा है कि लालू प्रसाद बच्चे पैदा करते चले गए, 8-9 बच्चे पैदा करते चले गए, बेटियां पैदा करते चले गए, ये चुनाव का अस्तर हो गया है क्या? ये शायद पहली बार नीतीश कुमार जैसे लोगों के मुंह से ये पहली बार हमको सुनने को मिला है। इतने हम उनको देख रहे हैं, हमको लगता है कि 1980 से देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, 85 से तो बिहार में रह करके भी देखा हमने, लेकिन ये पहली बार है। ये कहीं ना कहीं से आपके मन में बौखलाहट है। आपके पास जो मुद्दे तेजस्वी यादव उछाल रहे हैं, उन मुद्दों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। इस बार के चुनाव में ये भी एक बड़ा फर्क आया है कि जो मेन मीडिया है, जो टीवी चैनल्स हैं या जो अखबार हैं, उनमें तो इस तरह की खबरें नहीं आती हैं।
लेकिन जो रीजनल लेवल पे इतने सारे टीवी यूट्यूब चैनल चल गए हैं या सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव हो गया है कि जो आ रही जगह जगह से क्लिपिंग्स आ रही है उसमें आ रहा है कि साहब गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, गांव में उल्टी इनकी रथ यात्राओं को इनकी गाड़ियों को लोग वापस भिजवा दे रहे हैं। कहा साहब इस गांव में देखो ये कीचड़ है, ये सड़क है, ये पुल है, ये क्या है, और तुमने कुछ काम नहीं किया, 5 साल में तुम कभी आए नहीं, वापस चले जाओ। तो ये नहीं, सब भी आप देखने को देखिए ये सब जो है ये पिछले 5 साल के ट्रेंड में जयशंकर जी एक के बाद एक इस तरह के सिलसिले के अपन हवाले दे सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में वो विकास वो पागल हो गया, वो एक जुमला चला था और सोशल मीडिया में बहुत हल्ला हुआ। गुजरात में नौजवान पीढ़ी में बहुत एकदम उत्साह के साथ में हार्दिक पटेल और ये सब हुआ था, नतीजा एकदम अलग हुआ। तो वैसी संभावना नहीं है, अभियान वहां भी बहुत चले। वो तो नतीजा क्या होगा देखिए, उसके तो बहुत सारे देखिए, एक पोल मैनेजमेंट एक अलग काम होता है। जो मतदान बूथों पे जिस तरह का मैनेजमेंट होगा, कैसे अपने लोगों को पहुंचाएंगे, कैसे पोल कराएंगे, इसके बारे में चर्चा अलग से हो सकती है। और उसमें जो है किसका क्या रोल होगा, ईवीएम का क्या रोल होगा, प्रशासन का क्या रोल होगा। लेकिन आपका ये निष्कर्ष बिल्कुल पुख्ता है और तर्क संगत भी है कि सचमुच में पहली बार बिहार में विपक्ष की तरफ से एक ऐसा एजेंडा दिया गया जो जनता में भी क्लिक हुआ और उससे सत्ता पक्ष जो है वो डिफेंसिव बना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। खास तौर से युवाओं को ये जो 10 लाख नौकरी देने की बात है या बेरोजगारी का सवाल उठाने की, पहली बार बहुत वर्षों के बाद पहली बार जो बेरोजगारी एक सवाल बना है, महंगाई एक सवाल बना है, करप्शन जिस तरह से तेजस्वी बोलते हैं कि साहब 40 घोटाले हुए, अब सृजन घोटाले का जवाब आज तक नीतीश कुमार जी की सरकार के पास नहीं है। या जो एस्टिमेट घोटाला है, या इस अभी नया एक नल और जल घोटाला जो सामने आया है, तो लोग कह रहे हैं कि साहब जांच कराएंगे और गलत होगा तो सजा दी जाएगी। तो भ्रष्टाचार का इश्यू तो कहीं बिल्कुल जिक्र ही नहीं, एक तरह से हुआ है, ज्यादा हुआ आर्थिक हालात पे और बेरोजगारी और रोजगार, उससे ये प्रचार अभियान जो है बहुत यूनिक बना, अलग बना। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की दुर्दशा और जो पलायन, जो अप्रवासी बिहारी हैं उनकी जो दुर्दशा रही, अब लोगों ने इसको सवाल बना लिया, इशू बना लिया कि नीतीश कुमार जी ने बयान दिया था साहब कि उनको आने नहीं देना है, बिहार में घुसने नहीं देंगे, जो आएंगे तो बाहर ही रहेंगे, कहीं रहेंगे और क्वारंटाइन कराएंगे, क्या करेंगे। तो ये इशू, इस तरह के इशू जो इन्होंने पकड़ा है उसको लोगों ने ग्रैब किया है। जी जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी है बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में प्रोग्राम सफल है। आग्रह है टीवी चैनल पर प्रोग्राम मिस हो तो YouTube पर नया इंडिया टीवी चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगले एपिसोड के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नया इंडिया टीवी व nayaindia.com को विजिट करने की आदत भी बनाएं। आग्रह है अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम को आगे प्रसारित करें। कल फिर इसी समय नए एपिसोड के साथ मुलाकात होगी।